हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है उसके बी एक्सरसाइज के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैंने वीडियोस के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की हुई है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। द थ्रस्ट exerted per unit area on the earth's surface due to the column of air is called atmospheric pressure on the surface of earth। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और किस वजह से वो प्रेशर हम पर एक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि राइट the numerical value of the atmospheric pressure on the surface of earth in pascal। so one atmospheric pressure जो है, वन एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो हमारा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट वो कहता है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टोर। तो आंसर आप अच्छी तरह जानते हो, आंसर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर वो कहता है कि हाउ इज इट रिलेटेड टू द एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो अगर मैं बात करता हूं 1 टोर की, तो वो आपका बराबर होता है 133.28 पास्कल के बराबर। ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टोर मेरा 133.28 पास्कल के बराबर होता है। क्या द नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट एटीएम एंड स्टेट इट्स यूनिट इन पास्कल। सिंपल सी बात है, हमारे पास इसका आंसर भी आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फेरिक प्रेशर। और सीधी सी बात बेटा कि 1 एटीएम आपका 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वी डू नॉट फील अनईजी इवन अंडर द एनॉर्मस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव एज वेल एज अराउंड अस। सो गिव अ रीजन। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। बात यह है कि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास होता है ब्लड प्रेशर, एंड माई ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाता है, बिकॉज जो हाइट है ना एयर कॉलम की अबव द ऑल्टीट्यूड वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हाई ऑल्टीट्यूड में हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग तक हो जाती है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हमें ऐसा अनईजी फील नहीं होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो देखिए ये आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना यहां पे हमने एक कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी डाला, थोड़ा सा पानी डालना है और उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टीम है वो बाहर आ रही है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये गर्म हो जाता है ना अच्छे से, हम उसको एकदम से घुमा के ठंडे पानी में डाल देते हैं। आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है इसके साथ। आई होप आपने ये चीज अच्छे से देखी होगी। यहां पर मैं आपको यहां पे एंड में दिखाना चाहता हूं कि ये जो आपका कंटेनर है ये क्रश हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्रश क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है ये। देखिए इनिशियल में क्या हुआ कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, आपने इसको स्टीम में कन्वर्ट किया। उस स्टीम का जो प्रेशर है वो इसके वॉल्स ऑफ द कंटेनर वहां पे एक्ट कर रहा था और वो बैलेंस कर रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। हमने इसके लिड को बंद किया। जैसे इसमें ठंडा पानी हम डालते हैं, अंदर जो आपका जितनी भी स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होने की वजह से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वो वैक्यूम जो है वो एक्चुअली वो रीजन है जहां पर प्रेशर लो है। बाहर का जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो लगातार उस पर एक्ट कर ही रहा है। तो अंदर का प्रेशर कम होने की वजह से और बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से
एकदम से ये क्रश हो जाता है, और आप एक्सपेरिमेंटली ये चीज देख सकते हो। नेक्स्ट वो कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जैसे कि अ बैलून कोलैप्स व्हेन एयर इज रिमूव फ्रॉम इट। एक सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इस केस की बात करता हूं, जो मेरे पास कोई भी बैलून होता है, ठीक है, वो इन्फ्लेटेड क्यों है? वो इन्फ्लेटेड इसलिए होता है क्योंकि उस केस के अंदर हवा जो अंदर हम भरते हैं उसकी प्रेशर बाहर की तरफ एक्ट करती है, ठीक है, जो इसके शेप को मेंटेन करके रखती है, और बाहर से एक्ट कर रहा होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर आप यहां से हवा को अलाउ कर दोगे बाहर निकलना, तो उस केस में अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर आपका ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू इनसाइड, जिसकी वजह से जो बैलून जो है वो आपका कोलैप्स हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि वाटर डज नॉट रन आउट ऑफ ए ड्रॉपर अनलेस इस रबर बल्ब इज प्रेस्ड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? उसके लिए आप पहले ये एक्सपेरिमेंट देखो। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखेंगे तो मेरे पास एक स्ट्रॉ है। अगर आप उस स्ट्रॉ को देखें तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, लिक्विड के अंदर डाला, और डालने के बाद जब मैं उसको ऊपर की तरफ उठाता हूं तो मुझे क्या दिखता है? मुझे ये दिखता है कि जो लिक्विड है वो नीचे नहीं गिरता है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो आपका लिक्विड है ना, इसका प्रेशर इस वाले टिप पर एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट बाहर से इस पे एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इसको अलाउ नहीं कर रहा है नीचे डिप करने के लिए। लेकिन जिस टाइम मैं ऊपर से हाथ उठा लेता हूं तो क्या होगा? ये जो लिक्विड है ये आपका नीचे गिर जाता है। तो इसमें अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जब हमारे पास एक ड्रॉपर होता है ना, ड्रॉपर के ऊपर एक बल्ब लगा होता है लाइक दिस, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे ड्रॉपर होता है। जब हम लिक्विड इसमें भर देते हैं ना, उस टाइम बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसको नीचे गिरने से रोक देता है। लेकिन जैसे हम इस बल्ब को प्रेस करते हैं तो ऊपर से की जो हवा होती है वो इसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, मतलब वो एक एडिशनल प्रेशर प्रोवाइड करती है इस लिक्विड पे, जो ओवरकम कर जाता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और जो लिक्विड है वो इससे क्या आता है, बाहर आ जाता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि टू होल्स आर मेड इन ए कंप्लीटली फिल्ड सील्ड टिन कैन टू टेक आउट ऑल फ्रॉम इट। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि देखिए क्या होता है कि मेरे पास ना, मान लीजिए कि एक सील्ड कंटेनर है, ये कैन है मेरा, ऑयल से फिल्ड है कंप्लीटली, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं इसके एक साइड पे क्या कर देता हूँ, होल कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, होल कर दिया। होल करने के बावजूद भी ना आपका ये जो लिक्विड है, ये जो ऑयल है, वो इससे बाहर स्पिल नहीं होता, बाहर नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, फिर पता क्या करते हैं? पहली बात तो ऐसा क्यों होता है, रीजन वही कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा है बाहर से अंदर की तरफ, जो अलाउ नहीं कर रहा इस लिक्विड को बाहर आने के लिए। लेकिन जैसे हम यहाँ पे एक अनदर होल कर देते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां से हवा अंदर की तरफ एक्ट करती है और एक एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करती है इस लिक्विड के ऊपर, जो ओवरकम कर जाता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और जो लिक्विड है वो बाहर स्पिल होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाई डज द लिक्विड राइज इन ए सिरिंज व्हेन इट्स पिस्टन इज पुल्ड अप। तो देखिए ये तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हम एक पिस्टन को पीछे की तरफ लेके आते हैं, जो लिक्विड है वो आपका ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता है ना। अब इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन बहुत सिंपल है, और रीजन ये है आपका कि जैसे अब इस केस के अंदर हम सिरिंज को पीछे लेके जाते हैं ना, तो सिरिंज को पीछे ले जाने की वजह से अंदर वाले हिस्से में एक्चुअली क्या होता है, ये एयर टाइट होता है। पहली बात तो ये जो रीजन है ना आपका, ये आपका एयर टाइट रीजन होता है। यहाँ पे आपका सिरिंज है, ऐसे था आपका, तो जैसे मैं पीछे की तरफ जा रहा था ना, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, और बाहर क्या है, बाहर तो आपके पास लिक्विड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड पे लगातार एक्ट कर रहा है, और वो जो प्रेशर है, क्योंकि यहां पर एक्ट कर रहा है और पास्कल लॉ की वजह से प्रेशर हर जगह पे एक्ट करता है, तो मतलब वो प्रेशर इस तरफ को भी आपका एक्ट करेगा। तो क्या होता है कि अंदर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, बाहर आपका हाई प्रेशर रीजन होने की वजह से जो लिक्विड है वो आपका इसके अंदर ऐसे एंटर कर जाता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज वाटर ड्रॉन अप फ्रॉम अ वेल बाय अ वाटर पंप। तो देखिए ये आपका आंसर है कि इन ए वाटर पंप ऑन पुलिंग द पिस्टन अप, द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द siphon decreases and the atmospheric pressure on the water outside increases. As a result, the atmospheric pressure pushes the water up in pump. देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट कहता अ पार्शली इन्फ्लेटेड बैलून इज प्लेस्ड इनसाइड अ बेल जार कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। ठीक है,
सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ये मान लेते हैं जार है, और उस जार के अंदर ना मैंने एक बैलून रखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, एंड ये कनेक्टेड है मेरे वैक्यूम पंप के साथ। ऑन क्रिएटिंग वैक्यूम इनसाइड द बेल जार, द बैलून गेट्स मोर इन्फ्लेटेड। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज समझने की आप भी कोशिश करना। सबसे पहली बात यह है कि हवा जो अंदर फिल की गई है वो प्रेशर लगा रही है बाहर की तरफ, और मैंने पहले भी कहा कि इन्फ्लेटेड बैलून के केस में जो बैलून के अंदर का प्रेशर है वो स्लाइटली ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि बाहर पे इस पे एक्ट कर रहा था। तो इस पे क्या एक्ट कर रहा था, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा था। जैसे आप वैक्यूम क्रिएट करते हो तो बाहर का जो प्रेशर है वो एक्चुअली कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब बाहर का प्रेशर हो गया कम, अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। अब वो कहता कि हाउ डज द प्रेशर चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स सेम इनसाइड द बेल जार। तो बेल जार में तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको कहा। दूसरा, बैलून, बैलून के अंदर का प्रेशर भी आपका कम होता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि पीवी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज करता है। तो बैलून के अंदर का भी प्रेशर आपका कम होगा, और जो बेल जार है उसके अंदर का प्रेशर भी आपका कम होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैरोमीटर। तो मैंने आपको पहले कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका बैरोमीटर होता है आपका। फिर वो कहता है कि व्हाट इज अ बैरोमीटर एंड हाउ इज अ सिंपल बैरोमीटर कंस्ट्रक्टेड। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना हो तो आप उसके लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक कंस्ट्रक्शन की बात है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस केस में हमारे पास एक कंटेनर होता है, फिर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसकी जो लेंथ है वो लगभग आपकी 1 मीटर की लेंथ होती है। हम उसके ऊपर थंब रखते हैं, उसको इन्वर्ट करते हैं अपसाइड डाउन, और उसको इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर की जो नीचे हमने थंब लगाया होता है ना, वो थंब हम हटा लेते हैं। जैसे हम थंब हटाएंगे तो क्या होगा, होना क्या है कि हमारे हमारी प्रेडिक्शन ये कहती है कि ये जो मरकरी है ना जितना, ये सारा का सारा बाहर निकल आएगा। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, वो किसी एक पर्टिकुलर मतलब लेंथ तक ये नीचे की तरफ आता है, उसके बाद ये और नीचे की तरफ इसका लेवल गिरता नहीं है। तो हमें एक्चुअली में ये देखने को मिला कि अगर मैं एक बैरोमीटर की बात कर रहा हूं तो उस केस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इस तरह से हमारा होता है, और जो मरकरी का जो लेवल है वो यहां तक होता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि 76 सेंटीमीटर लेंथ में जो मरकरी पड़ा है ना, वो जितना प्रेशर यहां पे एक्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली बराबर है मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना। बाकी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, बैरोमीटर आपके अब सिलेबस में नहीं है, और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि मैंने आपको बैरोमीटर पढ़ाया हुआ है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वो कहता है एक्सप्लेन हाउ इज द हाइट ऑफ द मर्करी column in the tube of a simple barometer is a measure of atmospheric pressure। तो जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे अब लिक्विड यहां से निकलता है तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो रुक जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये जितना भी मर्क्यूरी आपको दिख रहा है इसका जो प्रेशर इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। सिर्फ इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो लेंथ आपको यहां दिख रही है ना, ये जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी वही है कि 76 सेंटीमीटर वो लेंथ है मेरे मर्क्यूरी कॉलम की, जो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए हम जब भी एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सेंटीमीटर ऑफ एचडी की टर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई इज द बैरोमेट्रिक हाइट यूज्ड एज अ यूनिट टू एक्सप्रेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। कहते हैं कि इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर acting on the surface of the mercury in the trough that supports the vertical mercury column. Hence, the barometric height is used as a unit to express the atmospheric pressure। और पता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हम उसको एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4B के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।